गुड मॉर्निंग आपको। आज का अपना जो बिंदु है वो है आपके राजनीति के सिद्धांत में। राजनीति सिद्धांत में हमें क्यों पढ़ते हैं या हमें राजनीति सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं। तो देखो, राजनीति सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं या यूँ भी कह सकते हैं कि राजनीति सिद्धांत हमें क्यों पढ़ने चाहिए। तो देखो आपको, सबसे पहली बात तो ये है कि हम अपने आसपास की बात करें तो अपने आसपास में हम देखते हैं कि कभी आंदोलन चलते रहते हैं। आंदोलन के साथ साथ हमने विकास भी किया है, हमारे आसपास में परिवर्तन भी हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर हम गहराई से गौर करें, गहराई से देखें, सोचें तो हम ये भी देखते हैं कि कुछ निश्चित मूल्य और सिद्धांत हैं, कुछ हमारे निश्चित मूल्य हैं, कुछ हमारे निश्चित सिद्धांत हैं जो जनता को प्रोत्साहित करते हैं, जिनके लिए आंदोलन करने के लिए, विकास करने के लिए, जो आपके परिवर्तन करने के लिए। तो ऐसे जो निश्चित मूल्य सिद्धांत है उनमें आपकी जैसे लोकतंत्र है, स्वतंत्रता है, समानता है, ये कुछ ऐसे ही सिद्धांत हैं जो हमें हमारे मूल जो विचार है, हमारे मूल जो आपके लक्ष्य हैं, हमारे सिद्धांत हैं, हमारी नीतियाँ हैं, उनको परिवर्तित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ये सिद्धांत हमें अपनी नीतियों को निर्मित करने में दिशा निर्देश करते हैं या निर्देशित करते हैं। तो ये ऐसे मूल्य हैं जिन मूल्यों के द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं, हमारा विकास कर सकते हैं, परिवर्तन को कर सकते हैं। तो राजनीतिक सिद्धांत है, उस सिद्धांत में ऐसे मूल्यों के बारे में अध्ययन किया जाता है। देखो, लोकतंत्र, समानता, स्वतंत्रता, ये ऐसे महत्वपूर्ण जो आपके सिद्धांत है, ऐसे महत्वपूर्ण आदर्श हैं जिनको दुनिया के लगभग सभी लोकतांत्रिक देशों ने अपने संविधानों में जगह दी है। अमेरिका का संविधान देख लो, चाहे आप ब्रिटेन का संविधान देख लो, चाहे भारत का संविधान देख लो, सभी देशों के संविधानों ने अपने यहाँ पर इन लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थान दिया है। साथ साथ में इन देशों ने इन सिद्धांतों की सुरक्षा का दायित्व भी या सुरक्षा की व्यवस्था भी की है। अब बात आती है कि संविधान में जो ये सिद्धांत है, आपके लोकतंत्र है, समानता है, स्वतंत्रता है, ऐसे जो सिद्धांत है वो व्यक्तियों के सिद्धांत पर होने, तो इसका क्या तात्पर्य होता है। तो देखो, बात यह है कि उन सिद्धांतकारों ने ये सिद्धांत ऐसे ही नहीं रखे संविधानों में। अगर हमारा संविधान रातों रात निर्मित हो जाए तो हम मान लें कि सिद्धांतों को ऐसे ही रखा गया है, इनको बेवजह ही जो है संविधान में दर्जा दिया गया है। लेकिन संविधान रातों रात नहीं बने हैं, संविधानों के निर्माण में लंबा समय लगा है। संविधानों के निर्माण के लिए संविधान निर्माता विचारों और सिद्धांतों के आधार पर लंबे समय तक विचार विमर्श करते हैं। अगर हम संविधानों के निर्माण की बात करें तो देखो, जो सिद्धांत या जो विचार कौटिल्य से लेकर के अरस्तु तक चले, कौटिल्य और फिर अरस्तु से लेकर के और फिर बाद में आपके जार्जांग है, रूसो है, कार्ल मार्क्स है, महात्मा गांधी है, B.R. अम्बेडकर है ना, यहाँ तक के समय के जो इन सिद्धांतों पर वाद विवाद हुआ है, उन वाद विवादों का भी जो है क्या किया गया है, निचोड़ निकाला गया है। उन वाद विवादों के आधार पर इन सिद्धांतों को जब सही पाया गया है, जरूरी पाया गया है, महत्वपूर्ण पाया गया है, तभी संविधान में जो है इनको दर्जा दिया गया है, तभी संविधान में सिद्धांतों को स्थान दिया गया है। अगर हम इन सिद्धांतों की बात करें कि लोकतंत्र की बात करें, हम लोकतंत्र के बारे में सोचें तो सबसे पहले देखो, आपके यूनान का दार्शनिक था, है ना, 30 साल से 500 वर्ष पूर्व, ईस्वी सदी के ईस्वी से आपके ईस्वी सन से 500 वर्ष या 5वीं शताब्दी पूर्व जो है आपके यूनान में दार्शनिक हुए प्लेटो ने और अरस्तु ने भी अपने जो विद्यार्थी है उन विद्यार्थियों से वाद विवाद किया, विचार विमर्श किया और लोकतंत्र और राजतंत्र के बारे में चर्चा की कि लोकतांत्रिक शासन अच्छा है या राजतंत्र अच्छा है। तो उन्होंने भी निष्कर्ष निकाला कि राजतंत्र की बजाय लोकतांत्रिक शासन ही ठीक है। इसके बाद में देखो, आपके रूसो है, राजनीतिक विचारक रूसो ने भी कहा कि स्वतंत्रता अति आवश्यक है, व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता बहुत ही जरूरी है। तो कार्ल मार्क्स ने क्या विचार किया कि स्वतंत्रता के समान ही समानता भी जरूरी है। कार्ल मार्क्स ने कहा कि समानता के बिना स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं।
तो समानता जरूरी होनी चाहिए। तो इस प्रकार इन विचारों ने लोकतंत्र है, स्वतंत्रता है, समानता है, इन सिद्धांतों पर जो आपके विस्तार से चर्चा की है। इन सिद्धांतों को जो है राजनीति विज्ञान में महत्वपूर्ण माना है। इसीलिए जो है दुनिया के महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक देशों ने अपने संविधानों में इन सिद्धांतों को महत्व दिया है। महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी ने भी देखो आपके हिंद स्वराज में, महात्मा गांधी की पुस्तक का नाम है हिंद स्वराज। हिंद स्वराज में उन्होंने स्वतंत्रता और स्वराज, स्वराज यानी स्वयं का शासन, और स्वयं का शासन होता है तो इसका मतलब स्वतंत्रता। स्वतंत्रता में कोई व्यक्ति स्वतंत्र होता है तभी वो जो आपके स्वराज का उपयोग कर सकता है। इनमें जो उन्होंने स्वतंत्रता के महत्व पर, समानता के महत्व पर और लोकतंत्र पर अपने विचार प्रकट किए हैं और उन्होंने महत्वपूर्ण माना है इनको। B.R. अम्बेडकर की बात करें तो अम्बेडकर ने जोरदार तरीके से देखो आपके अनुसूचित जातियों के अलग आपके आरक्षण की बात की है संविधान में, और आरक्षण को दिया दिए क्योंकि उन्होंने आरक्षण की बात, क्योंकि उन्होंने माना कि संविधान में अगर इन जनजातियों को आरक्षण नहीं दिया जाएगा तो इनके लिए स्वतंत्रता का और लोकतंत्र का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि आरक्षण के द्वारा इनको समानता मिल सकती है और समानता के साथ साथ इनको स्वतंत्रता का उपभोग करने का अवसर तभी मिल सकता है। तो समानता, स्वतंत्रता और लोकतंत्र की प्राप्ति इन जनजातियों को देने के लिए, पिछड़ी हुई जातियों को देने के लिए आरक्षण की बात जो है आपके B.R. अम्बेडकर ने की है। तो इस प्रकार देखो आपके इन सब बातों से हमारा निष्कर्ष ये निकलता है कि राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण होते हैं और इन सिद्धांतों को समझ करके ही हम राजनीतिक व्यवस्थाओं को समझ सकते हैं। इसलिए राजनीतिक सिद्धांत हम क्यों पढ़ते हैं उसका आपके कारण दिया गया है कि राजनीतिक सिद्धांत उन विचारों और नीतियों के व्यवस्थित रूप को प्रतिबिंबित करता है। राजनीतिक सिद्धांत क्या करता है? उन विचारों और उन नीतियों के व्यवस्थित रूप को प्रतिबिंबित करता है जिन विचारों और जिन नीतियों से हमारे सामाजिक जीवन, सरकार और संविधान ने आकार ग्रहण किया है। हमारा समाज का जीवन किन नीतियों के आधार पर चलता है, किन नीतियों के आधार पर हमारा समाज बनता है, कौन सी नीतियाँ, कौन से सिद्धांत सरकार को बनाने में कार्य करती है, कौन सी नीतियाँ और कौन से सिद्धांत, कौन से विचार संविधान के निर्माण में सहायक होते हैं, संविधान निर्माण में किन कौन से विचारों को अपनाया गया है, ये चीजें जो है आपके प्रकट करते हैं, आपके राजनीतिक सिद्धांत भी प्रकट करते हैं। राजनीतिक सिद्धांतों से ये सब चीजें आकार ग्रहण करती है। साथ साथ में देखो आपके राजनीतिक सिद्धांत स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता जैसी जो अवधारणाएं हैं, विचार हैं, क्या क्या है? स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता, ये भी हमारी राजनीतिक व्यवस्था की या राजनीतिक सिद्धांतों में आपकी अवधारणाएं, विचार रहे हैं। तो इन अवधारणाओं का अर्थ स्पष्ट करता है राजनीतिक सिद्धांत। राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ने से ही हमें पता चलता है कि लोकतंत्र क्या होता है, न्याय क्या होती है, धर्मनिरपेक्षता क्या होती है, इनके वास्तविक अर्थ क्या होते हैं। तो इनको प्रकट करने में या इन अर्थों को स्पष्ट करने में राजनीतिक सिद्धांत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राजनीतिक सिद्धांतों के द्वारा ही हमें कानून का राज, कानून का शासन, अधिकारों का बंटवारा और न्यायिक पुनरावलोकन जैसी जो हमारी संविधान में अपनाई गई नीतियां हैं, माने ऐसी नीतियों की सार्थकता की जांच कर सकते हैं। जैसे भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन अपनाया गया है। अब न्यायिक पुनरावलोकन भारत के लिए उचित है या नहीं है? भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन के लिए वास्तव में सही व्यवस्था की गई है नहीं है, उचित व्यवस्था की गई है कि नहीं की गई है, इन चीजों की जानकारी हमें राजनीतिक सिद्धांतों के अध्ययन से मिलती है। जब राजनीतिक सिद्धांतों का हम अध्ययन करेंगे तो ये हमें पता चलेगा कि हमारे न्यायिक पुनरावलोकन की जो व्यवस्था संविधान अपनाई गई है वो कहाँ तक उचित है और कहाँ तक अनुचित है। इन चीजों की जानकारी हमें जो आपके राजनीतिक सिद्धांत कराते हैं। इसलिए राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। एक विद्यार्थी होता है, राजनीतिक विज्ञान का विद्यार्थी हो, अन्य किसी विषय का विद्यार्थी, उसके लिए जो आपके ये सिद्धांत जानना जरूरी, क्योंकि हम नागरिक हैं और नागरिक होने के नाते हम जो है आपके राजनीतिक व्यवस्थाओं से जुड़े हुए हैं और इस कारण हमें इनकी आवश्यकता होती है। दूसरी बात देखो आपके यहाँ पर कि ये जो राजनीतिक सिद्धांत है वो काम को विभिन्न विचारों द्वारा इन अवधारणाओं के बचाव में विकसित युक्तियों की जांच पड़ताल करते हैं। इन राजनीतिक सिद्धांतों का एक काम क्या है कि
कि विभिन्न राजनीतिक विचारक होते हैं वो अपने सिद्धांत देते हैं, अपनी अवधारणा देते हैं, अपने विचार देते हैं। उन विचारधाराओं को कि वो सही है नहीं है, उन विचारधाराओं के पक्ष में हम अगर तर्क वितर्क करते हैं तो ये राजनीतिक विचारक क्या करते हैं, अपनी अवधारणा को सत्य साबित करने के लिए तर्क वितर्क देते हैं, युक्तियां बताते हैं, यानी कि आपके उत्तर देते हैं, युक्ति का मतलब उत्तर देते हैं, प्रमाण देते हैं कि हमारी विचारधारा इस आधार पर सही है। तो ये प्रमाण जो देते हैं, आपके युक्तियां देते हैं, वो युक्तियां राजनीतिक सिद्धांतों से ही पता चलती है और राजनीतिक सिद्धांतों से ही हम ये जांच कर सकते हैं कि राजनीतिक विचारकों द्वारा अपने अवधारणाओं के पक्ष में दी गई युक्ति सही है या गलत है। इस बात की जानकारी हमें किससे होती है, राजनीतिक सिद्धांतों का ज्ञान होने पर ही होती है। आप देख सकते हो रूसो है, महात्मा गांधी है, आपके मार्क्स है, ये कोई राजनेता नहीं थे, इन्होंने कभी राजनीति में सीधे तौर पर भाग नहीं लिया, अर्थात कोई चुनाव नहीं लड़ा, नए शासन चलाने में सत्ता प्राप्त करने का कार्य किया, न शासक वर्ग में रहे, ये केवल जो आपके एक विचार दिए थे इन्होंने और विचारों के कारण इनको विचारक माना जाता है। राजनीति संबंधी विचार दिए थे इन्होंने, सिद्धांत दिए थे, इस कारण इनको राजनीतिक विचारक माना जाता है। बाकी इन्होंने प्रत्यक्ष रूप से राजनीति में भाग नहीं लिया, जिस प्रकार हमारे प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है या हमारे मंत्री वगैरह प्रत्यक्ष रूप से राजनीति में भाग लेते हैं, वैसे इन्होंने भाग नहीं लिया। तो देखो इन लोगों के पंडित जवाहरलाल नेहरू है, आपके महात्मा गांधी है, कार्ल मार्क्स है, इन लोगों के जो विचार है, रूसो है, इन लोगों के विचार है, वो क्या कर रहे हैं, आपके पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहे हैं और राजनेताओं को प्रेरणा दे रहे हैं। राजनेताओं क्या कर रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं, ताकि राजनेता अपने विचारों को समकालीन व्यवस्था के अनुसार ढाल सके। तो ये महात्मा गांधी, कार्ल मार्क्स, रूसो, इनसे जो समकालीन वर्तमान के जो राजनेता है वो क्या करते हैं, अपनी राजनीतिक व्यवस्थाओं को, अपने राजनीतिक नियमों को, माने इनको साकार करने के लिए इन विचारों से क्या करते हैं, प्रेरणा लेते हैं। तो ये प्रेरणा लेते हैं। आपने देखो अपने समय में लोकतंत्र या स्वतंत्रता के बचाव के लिए उनसे, तो आज भी लोकतंत्र की बात होती है, स्वतंत्रता की बात होती है, तो लोकतंत्र और स्वतंत्रता के बचाव के लिए क्या करते हैं, इन विचारों से प्रेरणा लेकर के और फिर उन्हीं के आधार पर अपने लोकतांत्रिक व्यवस्था है या स्वतंत्रता है, समानता है, उसके पक्ष में विचार रखते हैं और ये कहते हैं कि हाँ स्वतंत्रता इसलिए जरूरी है, समानता इस आधार पर बनी हुई है, हमने समानता को कम नहीं किया, हमने लोकतंत्र में इस प्रकार का कोई आघात नहीं पहुंचाया, गांधी जी के इन विचारों के आधार पर ये सही है। तो इस प्रकार वो क्या करते हैं, अपने विचारों का बचाव करते हैं। देखो विभिन्न तर्कों की जांच पड़ताल के अलावा राजनीतिक सिद्धांतकार हमारे ताजा जो राजनीतिक अनुभव होते हैं उनकी भी छानबीन करते हैं। तो राजनीतिक सिद्धांतकार क्या करते हैं, हमारे जो ताजा अनुभव होते हैं राजनीति के बारे में उनकी छानबीन करते हैं कि हमारे अनुभव कैसे हैं, अर्थात हमारा रुझान झुकाव किस ओर है, राजनीतिक व्यवस्था के प्रति कितना हम लगाव रखते हैं, राजनीतिक व्यवस्था का हम कितना समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं, इन बातों की जानकारी जो है आपके राजनीतिक व्यवस्था के बारे में राजनीतिक सिद्धांतकार करते हैं। और राजनीतिक सिद्धांतकार राजनीतिक सिद्धांतों से ही हमारे रुझानों की जानकारी करते हैं। तो राजनीतिक सिद्धांत होते हैं वो जनता के रुझानों को समझने में भी राजनीतिक सिद्धांतकारों की मदद करते हैं। अब देखो बात ये आती है कि क्या ये सब कौन से राजनीतिक सिद्धांत संबंधी जो बातें मैंने बताई थी, ये सब हमारे लिए प्रासंगिक है, हमारे लिए उपयोगी है कि नहीं है? तो देखो हमारे लिए उपयोगी है, क्योंकि हम राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं, राजनीति विज्ञान का भविष्य में हम अच्छे एक नागरिक बनने जा रहे हैं, राजनेता भी बन सकते हैं, माने या फिर जो है दूसरे राजनीतिक विचारों के सिद्धांतों को हम समझना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं या उनसे कुछ ग्रहण करना चाहते हैं, तो इसके लिए जरूरी है कि हमें राजनीतिक सिद्धांतों की कुछ जानकारी होनी चाहिए, तभी हम दूसरे राजनीतिक विचारों की अवधारणाओं को ग्रहण कर सकते हैं, समझ सकते हैं। क्या एक प्रश्न ये आता है हमारे विचार में कि क्या अब हमें स्वतंत्रता और लोकतंत्र को प्राप्त कर चुके हैं? तो यहाँ पर बात आती है, आइए फिर यहाँ पर है कि विचारों और नीतियों के व्यवस्थित रूप को प्रतिबिंबित करता है। विचारों तो विचार यहाँ पर स्वतंत्रता और समानता करता है कि हम अब स्वतंत्र हो चुके हैं। जब हम भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है, तो स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद में लोकतंत्र भी अपना लिया हमें। तो जब लोकतंत्र अपना लिया, स्वतंत्रता प्राप्त कर ली, तो राजनीतिक सिद्धांतों की क्या आवश्यकता है?
हालांकि देखो हमने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली, हमने लोकतंत्र को भी अपना लिया है, लेकिन अब सोचो आप कि क्या जो है लोकतंत्र संबंधी है, स्वतंत्रता संबंधी है, समानता संबंधी जो प्रश्न उठ रहे हैं समाज में, क्या वो बंद हो गए? आज भी हमारे समाज में स्वतंत्रता, समानता, इनको लेकर के कई मुद्दे होते हैं। लोकतंत्र से भी जो है संबंधित कई बार मुद्दे उठ जाते हैं, और जो ये मुद्दे अपनी अलग अलग रफ्तार से अलग अलग क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं तेजी से, तो इनकी रफ्तार भी मुद्दों की अलग अलग है। तो अनेक मामले ऐसे उठते हैं जिन मामलों में आपके हमें ये विचार देने की आवश्यकता होती है कि क्या लोकतंत्र की और स्वतंत्रता की के संबंधी जो सिद्धांत है उनको जानने की आज भी आवश्यकता है। क्या इस पर हमें चर्चा करने की आवश्यकता पड़ती है। तो देखो इस प्रकार राजनीतिक सिद्धांत पढ़ने की जो बात बता रहा था, इसमें 3 बातें आती हैं। कितनी बातें आती है? 3 बातें आती है, जिनमें मैंने अभी बताया था मैंने आपको कि स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र से संबंधित जो मुद्दे हैं हमारे, वो सामाजिक जीवन में अनेक मामलों में उठते हैं। तो पहली बात तो ये आती है कि राजनीतिक सिद्धांत पढ़ करके हम क्या कर सकते हैं, इन मुद्दों से संबंधित जो बातें हैं उनको समझ सकते हैं। तो पहली बात क्या आती है, स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र से संबंधित मुद्दे सामाजिक जीवन में अनेक मामलों में उठते हैं और विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग रफ्तार से उनकी बढ़ोतरी हो रही है, यह भी बताइए मैंने बात। तो इन अलग अलग क्षेत्रों में इनकी बढ़ोतरी हो रही है, इसका मतलब जरूरी है कि राजनीतिक सिद्धांत पढ़ करके ही हम मुद्दों को समझ सकते हैं, इनको हल कर सकते हैं। और ये जो समस्या है या ये मुद्दे जो बढ़ रहे हैं वो एक उसी प्रकार है जिस प्रकार ये खेल खेलते हैं। एक हम खेल खेलते हैं, चाहे आप शतरंज का खेल ले लो, चाहे आप क्रिकेट का खेल ले लो। जब क्रिकेट का खेल खेलते हैं तो उनमें भी क्या होता है, समय के साथ नियमों में परिवर्तन होता है। जब आज से कुछ समय पहले जब हम क्रिकेट का मैच देखते थे तो उसमें आपके नो बॉल होती थी, उसका शायद कोई जो है आपके मार्क जो नंबर होते हैं, रन होते हैं, वो रन भी नहीं जुड़ता था, और जो आपके उसका कोई फ्री हिट भी नहीं होता था, केवल नो बॉल होती थी। उस नो बॉल को दोबारा फेंकने के लिए एक बॉल मिल जाती थी बैट्समैन को। लेकिन आज के जो क्रिकेट में क्या कर दिया गया, जब बॉलर नो बॉल फेंकता है तो उसको फ्री हिट दिया जाता है, अर्थात उस बॉल पर वो आउट भी नहीं होता है और उस बॉल पर जो है आपके कैच पकड़ जाता है तो भी आउट नहीं होता है। तो दोनों स्थिति में उसको फायदा मिला। तो इस प्रकार की कह सकते हैं कि नियम में परिवर्तन हुआ है। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, ये जो मुद्दे अलग अलग रफ्तार से फैल रहे हैं उनकी हमेशा व्याख्या आवश्यकता पड़ती है, व्याख्या करने की, यानी समय समय पर इनकी व्याख्या करने की आवश्यकता पड़ती है। इनकी जो आपकी पुनर्व्याख्या होती है और व्याख्या होकर के इनमें नए मामले जुड़ जाते हैं, नई चीजें जुड़ी जाती है। जैसे उदाहरण के लिए और देखें तो हमारे जीविका के अधिकार की बात करें तो जीवन के अधिकार में शामिल है। हमें जीवन का अधिकार मिला था, तो जीवन का अधिकार जब मिला तो न्यायपालिका में इनके ऊपर बार बार व्याख्या हुई। व्याख्या होने के बाद भी न्यायालय ने पाया कि जीवन का अधिकार है तो उसके साथ में व्यक्ति को जीविका का अधिकार मिलना चाहिए। जीविका का अधिकार मिलेगा तभी व्यक्ति क्या कर सकता है, जीवन जी सकता है, तभी वो अपने इस अधिकार का उपयोग कर सकता है। तो समाज बार बार क्या करता है, नई चुनौतियों का सामना करता है और इन चुनौतियों के क्रम में ही वो जो आपके नई व्याख्या करता है। अर्थात ये जो चुनौतियां हैं जिनका सामना समाज कर रहा है, उन चुनौतियों का समाधान करने के लिए नई व्याख्याएं होती है और नई व्याख्याएं होकर के और हमारे संविधान में क्या हो जाता है, उनसे बदलाव कर लिया जाता है या उनको जोड़ दिया जाता है। तो ये चीजें जो है आपके हमारे यहाँ पर चलती रहती है ना। तो इस प्रकार जो है आपके हमारे जो जीवन है उस जीवन में जो ये मुद्दे आते हैं, इन मुद्दों के लिए भी ये जो आपके बातें होती रहती है। अब देखिए दूसरी बात है, हमारे संविधान में स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है और फिर भी हरदम जो आपके नई व्याख्याएं होती है, व्याख्याओं का सामना करना पड़ता है और नई व्याख्याओं का सामना करना पड़ता है। तो हमें नई जो भी बात बता रहा था वही यहाँ पर है कि स्वतंत्रता की गारंटी दी गई, तो स्वतंत्रता में नई व्याख्याएं होती है, नई व्याख्याएं होती है, तो उन नई व्याख्याओं के साथ जो है हमें क्या करना पड़ता है, परिवर्तन करना पड़ता है, नई बातों को जो आपके स्वीकार करना पड़ता है, नई बातों को जोड़ना पड़ता है। तीसरी बात यहाँ पर आती है कि जैसे जैसे हमारी दुनिया बदल रही है, जैसे जैसे हमारी दुनिया बदल रही है, हम आजादी और आजादी से
पर जो हमारे खतरे हैं संभावित है, उन खतरों से नए नए आयामों की खोज कर रहे हैं। तीसरी बात है जैसे जैसे दुनिया बदल रही है, हमारी आजादी और आजादी पर संभावित खतरे भी क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। उदाहरण के लिए देखें, इसके लिए उदाहरण लें तो उदाहरण के तौर पर आपको उदाहरण के तौर पर देखें तो उदाहरण के तौर पर देखो आपके जो हमारे संचार के साधन है, इन संचार के साधनों ने आदिवासी लोगों को, जंगलों में रहने वाले जो लोग हैं उनको, पर्यावरणवादियों को आपस में एक नेटवर्क प्रदान किया है जिससे वो एक दूसरे से जुड़े हैं और एक दूसरे से जुड़ करके उन्होंने तालमेल करके और अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता में आई, अपने अधिकारों के प्रति वो सजग हुए हैं। लेकिन साथ में ही इसे दूसरी हानि भी हुई। दूसरा नुकसान क्या हुआ कि जो आतंकवादी है, अपराधी है, आतंकवादी और अपराधी भी क्या कर रहे हैं, आपस में तालमेल कर रहे हैं। तो संचार के साधन है जहां एक और लोगों को अपने अधिकारों के प्रति, अपने आवास के प्रति, अपने पर्यावरण के प्रति जागरूक रहने में तालमेल बढ़ाने के लिए, तालमेल बिठाने के लिए, विचार विमर्श करने के लिए, विचारों का आदान प्रदान करने में सहायता कर रहे हैं। वही इन संचार के साधनों का हानिकारक प्रयोग भी हो रहा है, खतरों के रूप में प्रयोग हो रहा है। आतंकवादी जो है आपस में आतंकवादी गतिविधियों को संचालित करने में इनका उपयोग कर रहे हैं। इसी प्रकार जो आपके अपराधी लोग हैं वो भी अपना एक नेटवर्क बना रहे हैं जिससे सामान्य जनता है, समाज है, उसकी संस्कृति है, उनको खतरा हो रहा है। तो इसके अलावा देखो ये भी आता है, बात आती है कि आने वाले समय में क्या, अभी वर्तमान में देखो आपकी वर्तमान में भी जो है आपके इंटरनेट द्वारा व्यापार में बढ़ोतरी हुई है, इंटरनेट द्वारा व्यापार में बढ़ोतरी हुई है और व्यापार में बढ़ोतरी हुई है तो हम जब व्यापार करना चाहते हैं किसी दूसरे व्यक्ति से वस्तुएं मंगाते हैं, आज जाके होम डिलीवरी हो रही है, लेकिन आप सूचना भेजो, सूचना भेजते दुकानदार आपको अपने घर पे, माने वो सब नेटवर्क से हो रहा है। तो हम नेटवर्क के माध्यम से हम क्या करें, अपना जो जानकारी है, अपनी जानकारी या सूचनाएं भी उसमें डालना जरूरी हो जाता है, ऑनलाइन देनी जरूरी हो जाती है, पता है, एड्रेस है ना, तो ये जानकारी हमें व्यापार के समय देनी पड़ती है। तो अब हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारी इन सूचनाओं की सुरक्षा होनी चाहिए, अर्थात वो गुप्त रखी जानी चाहिए। अगर हमारी सब सूचनाएं ओपन हो जाएंगी या अपराधी लोगों तक पहुंच जाएंगी तो हमारे को खतरा हो सकता है, तो हम उनकी सुरक्षा चाहते हैं। अर्थात इंटरनेट जन, इंटरनेट का उपयोग करने वाले इंटरनेट जन क्या चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि उनकी सुरक्षा भी हो और साथ साथ में वो दूसरी बात ये भी चाहते हैं कि सरकार का उनके ऊपर नियंत्रण नहीं होना चाहिए, इंटरनेट पर नियंत्रण नहीं होना चाहिए, अर्थात सरकार उनकी सूचनाओं में ताक-झांक नहीं करेगी, दोनों बातें चाहते हैं। तो बताओ इसके लिए क्या किया जाए। एक तो वो चाहते हैं कि उनकी सुरक्षा होनी चाहिए, अर्थात उन्होंने जो नेटवर्क पर जो सूचनाएं डाली है वो गुप्त रहनी चाहिए। दूसरी बात वो ये भी चाहते हैं कि सरकार जो है उनकी नेटवर्क में या उनकी सूचनाओं में ताक-झांक नहीं करे, अर्थात उनकी जानकारी नहीं। जबकि इंटरनेट का उपयोग अपराधी लोग, आतंकवादी ये भी कर रहे हैं, तो जब सरकार उन्हें ताक-झांक करेगी तभी पता चलेगा कि कौन आतंकवादी है और कौन आतंकवादी नहीं है। जबकि इंटरनेट जो है आपके वो चाहते हैं कि उन्हें ताक-झांक नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर प्रश्न आता है कि इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले लोगों को कितनी स्वतंत्रता होनी चाहिए, इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं जो लोग, उनको कितनी स्वतंत्रता होनी चाहिए। और क्या जो है, क्या आप किसी अजनबी को अवांछनीय ईमेल भेज सकते हैं? नहीं भेज सकते। हम किसी अजनबी को ईमेल भेजना चाहें तो नहीं भेज सकते क्योंकि हम उसको जानते नहीं। दूसरी बात ये भी है आपके कि क्या आप ऐसा चेंज कर सकते हैं जो उत्पादों से संबंधित हो, विज्ञापन वाला हो, उत्पादों के विज्ञापन वाला हो, तो इनके लिए सबके लिए अलग अलग व्यवस्था है कि एक सामान्य जन है वो व्यवसायिक विज्ञापन है वो नहीं दे सकता। एक हम अजनबी को हम चेक नहीं कर सकते जो अशोभनीय हो, जो उचित नहीं हो, क्योंकि उसके वो अजनबी क्या करेगा, उसके सम्मान को ठेस पहुंचती है या उसको अनुचित मान है तो अनुचित है वो, तो उसको क्या करेगा, वो ये भी चाह सकता है कि ऐसे चेक मेरे को नहीं भेजे कोई, तो वो सुरक्षा चाहता है इसके लिए। तो ये सब चीजें होती है। तो अभी यहाँ पर बात आती है कि
क्या सरकार है आतंकवादियों की सुराग लगाने के लिए किसी के किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत ईमेल में ताक-झांक कर सकती है क्या? तो हम चाहेंगे कि नहीं करना चाहिए सरकार को ऐसा। लेकिन हम साथ साथ ये भी चाहते हैं कि सरकार हमारी सुरक्षा करे, हमारी जो जानकारियां है वो सुरक्षित रहे, आतंकवादियों तक नहीं जाए, दूसरे लोगों तक नहीं पहुंचे, तो उनको नियम भी बनाना चाहिए। तो इसलिए दोनों बातें आती है कि हम ये भी चाहते हैं कि सरकार भी ताक-झांक नहीं करे और हमारी सुरक्षा भी हो, दोनों बातें हैं। तो सुरक्षा करने के लिए सरकार को क्या करना पड़ेगा? ताक-झांक करनी पड़ेगी। तो बात यहाँ पर आती है, प्रश्न ये उठते हैं कि कितना जो है आपके हमारी जो इंटरनेट प्रक्रिया है या इंटरनेट जो व्यवसाय है, इंटरनेट से का जो हम उपयोग करते हैं उसमें ये कितना न्यायोचित है, सरकार इसके ऊपर कितना नियंत्रण लगाए, कितनी स्वतंत्रता दे, है ना? और इस स्वतंत्रता को और इस पर प्रतिबंध लगाने का या नियंत्रण करने का जो व्यवस्था है वो कितनी होनी चाहिए, कितना स्तर होना चाहिए, कितनी मात्रा पर इसमें नियंत्रण लगना चाहिए, कितनी हमारी स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो ये इस स्वतंत्रता का और नियंत्रण करने का कार्य सरकार को करना चाहिए या इसके अलावा कोई अन्य जो संस्था है उसका निर्माण किया जाना चाहिए, अन्य संस्था का या जो आपके आयोग का गठन किया जाना चाहिए ताकि वो इनका नियंत्रण करे। तो एक नियमन करने वाली कोई स्वतंत्र संस्था होनी चाहिए, नियामक होना चाहिए, या जो है आपके ये जो सब बातें हैं ऐसी, है ना, उन सब बातों में हमारे राजनीतिक सिद्धांतों में इन प्रश्नों का संभावित उत्तर के सिलसिले में हमारे सीखने के लिए बहुत कुछ होता है। तो ऐसे जो प्रश्न आते हैं हमारे सामने कि इंटरनेट जो है उसमें हमें स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, सरकार को ताक-झांक या नियंत्रण नहीं लगाना चाहिए, तो जो है हमें किसी को जो है आपके अनुचित चैट भेज सकते हैं या नहीं भेज सकते हैं, आपके चैट में विज्ञापन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, है ना, जो हमारी सुरक्षा पर है कितना नियंत्रण होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, सरकार ये नियंत्रण स्वयं करे या जो आपके किसी नियामक के अधीन हो। इन सब बातों ऐसे जो हमारे जीवन में अनेक क्षेत्रों में प्रश्न होते हैं, ये तो उदाहरण केवल मैंने इंटरनेट का दिया है, ऐसे अनेक और भी क्षेत्र हैं जिनमें ऐसे भी अनेक प्रश्न उठते हैं। तो इन सब प्रश्नों का संभावित उत्तर है वो हमें राजनीतिक सिद्धांतों से ही ज्ञात होता है, राजनीतिक सिद्धांतों में ही जो है सीखने को मिलता है। इन सभी कारणों से राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन हमारे लिए बहुत ही बेहद जरूरी है, बहुत ही बेहद जरूरी है।